अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम नाइट्रोजन सल्फर एंड मेटल्स है। लेक्चर नंबर 5 अभी आज हमने स्टार्ट करना है और यहाँ आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में है? नाइट्रोजन सल्फर और मेटल्स के बारे में। अब जो हमारे पास मेटल्स हैं उनके यहाँ जो हम बात करेंगे किन चीजों के साथ उसका रिएक्शन मेटल्स का डिल्यूट एसिड के साथ। जब डिल्यूट एसिड के साथ आप रिएक्ट करते हो तो क्या चीज बनेगी? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करोगे मेटल्स का तो क्या चीज बनेगी? स्टीम के साथ। अब कोल्ड वाटर और स्टीम दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, यहाँ स्टीम में वाटर का टेम्परेचर 100 प्लस होगा। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हम रिएक्शन आज यहाँ स्टडी करेंगे। अब जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मेटल्स की, वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज के साथ रिएक्ट कर रही है, उससे क्या बन रहा है। तो उस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेटल्स की किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये बात मैंने यहां लिखी है। मेटल एग्जिबिट वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन विद डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करोगे तो उनके रिएक्ट करने का बिहेवियर या मेथड अलग होगा, जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो भी अलग होगा। जैसे यहाँ कोल्ड वाटर है, इधर स्टीम है, दोनों है वाटर ही, लेकिन कंडीशंस चेंज है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्टीम 100 प्लस वाटर होगा, 100 प्लस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो स्टीम होगी। तो उस पे रिएक्ट करने का बिहेव मेटल्स का अलग होगा। डिल्यूट के साथ डिफरेंट, कंसंट्रेटेड के साथ डिफरेंट रिएक्शन है इनके। तो फिर आगे ये हमने डिस्कस कर लिए कि डिफरेंट हम 4 टाइप्स के मेथड या 4 टाइप्स के रिएक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड, जब भी आप किसी भी मेटल का डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, जैसे मेटल्स और डिल्यूट एसिड का रिएक्शन करते हो तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है। अब इसकी एक एग्जांपल से इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि जब भी कोई एसिड हो हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन होते हैं। इन हाइड्रोजन को यहां जो भी सेकंड सब्सटेंस जिसके साथ आप एसिड का रिएक्शन करोगे, वो सब्सटेंस अगर उसमें मेटल है, मेटल क्या करेगी? एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। अब मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटाया, इसकी जगह खुद आ गया, ये बन गया MgCl2। अब कुछ बच्चों को यहां लगेगा कि यहां 2Cl लिखा हुआ है, इधर Cl2 क्यों लिख दिया है? उसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम बिलोंग्स टू 2A ग्रुप, तो इस पे चार्ज होता है +2। एक क्लोरीन पे चार्ज -1। अगर 2 क्लोरीन होंगे तो -2 चार्ज क्लोरीन पे, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, तो नेट चार्ज मेरे पास 0 आ जाएगा। अब यहां अगर इस रिएक्शन में देखो ना, तो ये मेरे पास डिल्यूट एसिड हमने लिया हुआ है। डिल्यूट का मतलब ये है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है HCl की वो कम रखी है। मैग्नीशियम एक मेरे पास मेटल है और मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक साल्ट है और साथ हाइड्रोजन गैस। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी, कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ये हाइड्रोजन मेरे पास किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन होगी। अब जैसे हमने पढ़ा कि डिफरेंट मेटल्स का बिहेवियर डिफरेंट सब्सटेंस के साथ जो रिएक्शन का बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है मेटल लाइक पोटाशियम एंड सोडियम। अगर आप यहां देखो ना, ये 1A ग्रुप से दोनों मेटल्स बिलोंग करती हैं और ये 9th क्लास में ये चीज पढ़ के आप लोग आए हो कि वो मेटल्स जो जितनी लेफ्ट साइड पे होंगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होंगी। तो ये दोनों 1A ग्रुप से बिलोंग करती हैं और इन दोनों में से जिसका एटॉमिक साइज ग्रेटर होगा वो इन दोनों में फर्दर मोर रिएक्टिव होगी। तो ये दोनों है रिएक्टिव, लेकिन इन दोनों में से मोर रिएक्टिव पोटाशियम होगा। क्यों? पोटाशियम का एटॉमिक साइज ग्रेटर है किससे? सोडियम से। अब यहां लिखा हुआ ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है, बहुत तेजी के साथ। मतलब एक्सप्लोसिवली का ये मतलब होता है अक्सर औकात आग लग जाती है। एक्सप्लोसिवली धमाका जिस तरह होता है इस तरह का ये रिएक्शन करती हैं। इसका मतलब ये हमें यहां से एक्सप्लोसिवली से समझ आता है कि सोडियम एंड पोटाशियम हाईली रिएक्टिव है, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती हैं। किसके साथ? डिल्यूट एसिड के साथ भी, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ तो ये बहुत तेजी के साथ और भी तेज रिएक्ट करेगी। अब मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू 2A ग्रुप, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली पोटाशियम एंड सोडियम से काफी
कम होगी। लेकिन यहां जो लिखा हुआ है मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये तीनों जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट करेंगी स्टेडली, मतलब कॉन्टिन्यूसली ये रिएक्ट करती रहेंगी। बहुत तेज तो नहीं करेंगी, बहुत स्लो भी नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करती रहेंगी जब तक हमारे पास मेटल बचा रहेगा और एसिड बचा रहेगा। या मतलब ये कि इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन जब तक खत्म नहीं होती ये कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करती रहेंगी स्टेडली का यहां ये मतलब है। प्रोड्यूसिंग बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन यही होगा। मतलब ये कि यहां आप लिखोगे Mg या जिंक लिखोगे, आयरन लिखोगे, एसिड के साथ रिएक्शन साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन पोटाशियम एंड सोडियम बट एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा तेजी के साथ। लेकिन मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन ये रिएक्ट तो करते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करते रहते हैं, तेजी के साथ रिएक्शन नहीं करते जिस तरह से पोटाशियम है सोडियम करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करते रहेंगे और H2 हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन करेंगे। मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब ये जो तीनों मेटल्स हैं इनको हम ना नोबल मेटल का नाम देते हैं। नोबल मेटल्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करती, या ये नॉर्मली ना पुरानी बुक 9th क्लास में लिखा हुआ था कि ये एक्वा रीजा के साथ रिएक्ट करती है, डिल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करती। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है नोबल मेटल्स कौन सी हैं। ये इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा और इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये रिएक्ट ही नहीं करती किसके साथ, डिल्यूट एसिड के साथ। इवन कंसंट्रेटेड के साथ भी सही से रिएक्ट नहीं करती, ये एक्वा रीजा के साथ रिएक्ट करती हैं। एक्वा रीजा मेरे पास नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसमें रेशियो हम नॉर्मली रखते हैं HCl की 3 और नाइट्रिक एसिड की 1 रेशियो रखते हैं, तो उसके साथ ये रिएक्ट करता है। ये डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो यहां से हमें जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि 1A ग्रुप के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, 2A ग्रुप के एलिमेंट थोड़े से लेस रिएक्टिव, और ट्रांजिशन एलिमेंट भी डिल्यूट एसिड के साथ लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कुछ 2-3 एलिमेंट हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ये सेकंड अगर आप देखो डिल्यूट एसिड के साथ देख लिया, कोल्ड वाटर के साथ। अच्छा, जब भी कोई मेटल कोल्ड वाटर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो नॉर्मली क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास एक बेस है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। यहां भी हाइड्रोजन गैस बनती है लेकिन यहां हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यहां मेरे पास कोई भी साल्ट बन जाता है। तो मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो भी मेटल होगा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड की आइडेंटिफिकेशन है कि एंड पे OH आपको नजर आएगा। तो ये मेरे पास मेटल, एक एग्जांपल के तौर पे हमने सोडियम को कंसीडर किया है, वाटर कंसीडर किया है, और इन दोनों के साथ रिएक्शन करके आप मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। सेम ये बातें तकरीबन ये वाली सेम पॉइंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। इधर भी सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम वो वाटर के साथ बड़ा तेजी के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। विगरसली लिखा हुआ और सम टाइम एक्सप्लोसिवली, मतलब यहां लिखा हुआ था एक्सप्लोसिवली, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती हैं डिल्यूट एसिड के साथ, यहां लिखा हुआ विगरसली रिएक्ट करती हैं। लेकिन जो जैसे सोडियम है या पोटाशियम ये हमारे पास एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है वाटर के साथ भी और डिल्यूट एसिड के साथ भी। लेकिन विगरसली का मतलब ये है कि बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन एक्सप्लोसिव धमाका वगैरह नहीं होता। लेकिन सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम ये कभी कभार एक्सप्लोसिवली भी रिएक्ट करती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप कंसिडर करो तो पोटाशियम एंड सोडियम एक्सप्लोसिवली और कैल्शियम जो है वो विगरस आप कह सकते हो, क्योंकि कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम से और सोडियम से जरा लेस रिएक्टिव होता है। फिर मेटल लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन कैल्शियम विगरसली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो भी 2A ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो स्लोली रिएक्ट करता है विद वाटर। अब मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करने की उसकी क्या वजह है, अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम का एटॉमिक साइज उसका कंपैरिजन करो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम। तो कैल्शियम इज मोर एक्टिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाटर के साथ क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन विद कोल्ड वाटर बट फास्टर विद हॉट वाटर। अगर वाटर आप गर्म यूज कर रहे हो या स्टीम यूज कर रहे हो तो उसके साथ ये
तेजी के साथ या थोड़ा विगरस रिएक्शन शो करेगा। अब जिंक और आयरन ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, वाटर वो खुद भी इतना रिएक्टिव नहीं है जिस तरह से हमारे पास यहाँ dilute HCl था या कोई भी एसिड आर मोर रिएक्टिव देन वाटर नॉर्मली विद मेटल्स। तो यहां ये जिंक और आयरन रिएक्ट ही नहीं करती कोल्ड वाटर के साथ। तो यहां से भी हमें ये समझ आई कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम ये तो वाटर के साथ विगरस या एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करती हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है लेकिन बड़ा स्लो। अगर कोल्ड वाटर हो तो स्लो रिएक्शन करेगा, अगर हॉट वाटर हो या स्टीम वगैरह तो उसके साथ इसका रिएक्शन थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। लेकिन जिंक और आयरन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मली वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट ही नहीं करती। फिर रिएक्शन विद स्टीम है, वाटर और स्टीम दोनों सेम चीजें, लेकिन यहां टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन यहां वाटर किस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, टेम्परेचर ज्यादा है। अब वो हाइड्रोक्साइड की बजाय क्या बनाएगा, ऑक्साइड। जैसे यहां एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं, आप इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास ये आयरन कोई सा भी मेटल जैसे मैंने कंसीडर किया, वाटर यहां किस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड बने। जब मेटल ऑक्साइड बनते साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम, अगर आप देखो ना तीनों के अंदर मेरे पास सोडियम और पोटाशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन यहां उसने क्या लिखा है कि हमने ज्यादातर पोटाशियम और सोडियम का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते नहीं है। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि अगर देखो ना यहाँ कोल्ड वाटर के साथ वो विगरस या एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो कर रहा है, ये तो हॉट वाटर है, यहां तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, इसलिए वायलेंट रिएक्शन जो आप समझ लो डैमेज कर सकता है सब्सटेंसेस को, इसलिए पोटाशियम और सोडियम का रिएक्शन नॉर्मली स्टीम के साथ करवाते ही नहीं है, क्योंकि यहां से हमें आइडिया हो रहा है कि ये हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होगा, ठीक है। मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन रिएक्ट रेडली, मतलब ठीक ठाक रिएक्शन करती हैं, लेकिन जो कॉपर है और उसके बाद ये जैसे मैंने यहां बताया सिल्वर या गोल्ड, इनके रिएक्शन बहुत ही स्लो होंगे किसके साथ, वाटर के साथ, लेकिन वाटर किस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। अदरवाइज जो बाकी सोडियम और पोटाशियम है ये तो हाईली रिएक्टिव है, इनका रिएक्शन हम करेंगे नहीं। मैग्नीशियम और जिंक और आयरन ये रेडली रिएक्ट करती है, मतलब ठीक ठाक तेजी के साथ रिएक्ट करती हैं, स्लो रिएक्शन नहीं होता। कॉपर जो है वो एक इनर्ट मेटल है, इसलिए उसकी हम बात करते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। या वो स्टीम के साथ जो है इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। स्टीम के साथ अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये हाईली स्टेबल या इनर्ट मेटल है, ये इसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें, मैंने जैसे कि बताया, एक्वा रीजा की जरूरत होती है। अच्छा, ये इस इक्वेशन को आप बैलेंस भी कर लो, ये बुक में बैलेंस नहीं है। अगर हम लोग यहां पुट कर दें, जैसे राइट साइड पे 3 आयरन है, तो मैं अगर यहां इसके साथ भी 3 पुट कर दूं तो आयरन दोनों तरफ इक्वल हो जाते हैं। अब मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन को मैं पहले बैलेंस करूं, वैसे ऑक्सीजन को नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग बैलेंस करना चाहिए। 4 ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं तो मेरे पास 4 ये ऑक्सीजन हो गए, 4 ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 2 आर 8, 4 2 आर 8। अगर आप ये बुक में इसने बैलेंस को नहीं की हुई, आप लोग यहाँ इसको इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ 3 पुट करोगे, यहाँ 4 पुट करोगे तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ आपको 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने जैसे कि रिएक्शन देख लिया डिल्यूट एसिड के साथ, फिर हमने वाटर के, कोल्ड वाटर के साथ देखा, स्टीम के साथ देखा, इसी तरह से रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। अब जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैग्नीशियम की हमने कंसीडर किया है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब सेम वही जो बाकी तीनों में हमने बातें पढ़ी कि पोटाशियम एंड सोडियम वो रैपिडली रिएक्ट करता है। इसकी वजह मैंने पहले भी बताई है कि सोडियम एंड पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है। तो वो मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो, एटॉमिक साइज जितना ग्रेटर हो, वो हाईली रिएक्टिव होती है। अगर इन दोनों में से अगर आप कहोगे कौन सा रिएक्टिव है, तो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है उसका एटॉमिक साइज स्मॉल है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो हाईली रिएक्टिव वही मेटल होता है जिसका एटॉमिक साइज ग्रेटर हो और आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम हो। अब ये कई दफा ऑक्साइड्स बनाते हैं, कई दफा पर ऑक्साइड्स बनाते हैं और कई दफा
सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब जो अगर मैं 1A ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो जो सोडियम है ये नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड नॉर्मली बनाता है, और पोटाशियम से नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या मतलब है? नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर। पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 होता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1/2 मतलब हाफ होता है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास है सोडियम Na2O2, ये मेरे पास एक पर ऑक्साइड है, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और इस सुपर ऑक्साइड के अंदर आप लिख सकते हो KO2, और इधर आप लिख सकते हो Li2O। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां 1/2, अगर यहां चेक करोगे तो यहां -1 है। तो नॉर्मली जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन इनका रिएक्शन क्या होता है? बड़ा रैपिड होता है, बड़ा तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक दफा तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो फर्दर जो मेटल हैं दोनों, इनकी लेयर के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करते हैं जो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड होने नहीं देता। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एक दफा ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जरूर करती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं, सेम यही रिएक्शन होता है, लेकिन जब रिएक्शन एक दफा स्टार्ट हो जाता है तो इन्हीं मेटल्स के ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो फर्दर ऑक्सीजन के साथ इनको रिएक्ट नहीं करने देता। तो ये बाद में इनका रिएक्शन जो है वो कई दफा स्टॉप हो जाता है, ये बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कॉपर वो ऑक्सीडाइज तो हो जाता है, लेकिन क्या बनाता है? फॉर्मिंग पैटिना ओवर टाइम। पैटिना आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मेरे पास कोई मेटल की सरफेस है तो उसके ऊपर रफ से कुछ ऑक्साइड्स टाइप बन जाना जो उसकी मेटल को खराब कर देते हैं, उसे पैटिना कहा जाता है। तो कॉपर जो है वो कभी कभार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत स्लो विद ओवर टाइम, यहां लिखा हुआ है कि वक्त के साथ साथ टाइम लगता है, लेकिन ये ऑक्साइड्स बना लेता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के आप ऐसे सिंपली सी ये बात है कि आप ना कॉपर की लेयर है या जैसे कोई भी मेटल है तो उसकी लेयर के ऊपर छोटे छोटे आपको ना स्पॉट्स नजर आएंगे जो कि ये हमें बता रहे होते हैं कि जो मेटल है उसने क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया, और वो उसको हम पैटिना का नाम देंगे। अब जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम, ये और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट ही नहीं करती। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है वहां पे ये रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो ये फर्दर रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्ट नहीं करती। अब ये जो पूरा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, इसमें सबसे जो मेन कॉमन चीज है वो ये है कि सोडियम एंड पोटाशियम ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो डिल्यूट एसिड हो, चाहे हमारे पास वाटर हो रूम टेम्परेचर पे, चाहे स्टीम हो, चाहे ऑक्सीजन हो। बाकी मेटल जो है वो जरा लेस रिएक्टिव होती हैं।